तो रिवर्सिबल रिएक्शन, जस्ट वेट हम पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक रिएक्शन रिवर्स क्यों होता है। नॉर्मली रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर जब 100% कंज्यूम हो जाते हैं, एक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स के अंदर 100% कंज्यूम हो जाते हैं तो वो रिएक्शन रिवर्स नहीं होता। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इररिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन इररिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। ओके लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर रिएक्टेंट्स 100% कंज्यूम नहीं हो रहे, अरीशा, अगर 100% कंज्यूम नहीं हो रहे प्रोडक्ट्स के अंदर तो वो रिएक्शन रिवर्स होता है एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उस वक्त प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन 0 होती है। प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है आपके पास? 0 होती है जब रिएक्शन स्टार्ट होता है एंड रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे रिएक्शन होता जाता है तो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है बिकॉज रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए, तो ये कंजम्पशन कम होती जा रही है। और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट्स क्योंकि प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे तो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। एक पॉइंट ऐसा आता है, ये वाला जो पार्ट है, इस वक्त आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। फॉरवर्ड रिएक्शन आपका ये लेफ्ट टू राइट जो जा रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन ये कहलाता है। When rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction, that condition is said to be dynamic equilibrium. आपसे सवाल अगर हो what is dynamic equilibrium, so you can easily answer that when rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction, the condition is said to be dynamic equilibrium. Next part is, अब अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम के फैक्टर्स की, मतलब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में मतलब वो बैलेंस स्टेट में, वो किस स्टेट में? बैलेंस स्टेट में। तो लेट्स से अगर मैं एक रिएक्शन की ले लूं, जैसे कि आपके पास N2+3H2NH3, ये रिएक्शन जिसमें अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, ये रिएक्शन हम लोग हेबर प्रोसेस में यूज करते हैं और इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा होता है। अगर हम यहाँ देखते हैं ना, ये सारी की सारी गैसेस हैं, इनके स्टेट सिंबल सारे गैसेस हैं। पहली कंडीशन रिवर्सिबल रिएक्शन में कि प्रेशर से इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा, या हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा। तो दो तरह के इफेक्ट्स डिस्कस करते हैं कि इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन प्रेशर। इंक्रीज इन प्रेशर का अगर मैं इफेक्ट डिस्कस करूं, इंक्रीज इन प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं तो आप ये कर सकते हो इंक्रीज इन प्रेशर पे, ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इन द केस ऑफ गैसेस, ये गैस लॉ है। एक्चुअली कहते हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर या वाइस वर्सा। एंड गैसेस के अंदर वॉल्यूम और मोल्स का रेशियो सेम होता है, वॉल्यूम और मोल्स का रेशियो सेम होता है, तो वी कैन से दैट कि प्रेशर इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स।
which means that कि when we increase the pressure, reaction उस साइड पे शिफ्ट होगा जहां मोल्स कम होंगे, and when we decrease the pressure, रिएक्शन उस साइड पे शिफ्ट होगा जहां मोल्स ज्यादा होंगे. ये स्मॉल एन मोल्स का सिंबल है. तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करता हूं मोल्स की, अगर मैं यहाँ मोल्स काउंट करता हूं तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 + 3. अच्छा, ये मोल्स सिर्फ गैसेस के काउंट होंगे बिकॉज ये है ही गैस लॉ. अगर यहाँ पे कोई सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, एक्वस होता है, आप काउंट नहीं करते, उसके मोल्स इग्नोर करते हैं. तो यहाँ 1 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है, लेफ्ट साइड पे टोटल 4 मोल्स हैं, और राइट साइड पे टोटल कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं. अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो रिएक्शन किस साइड पर शिफ्ट होगा? जहां मोल्स कम है, और राइट साइड पर मोल्स क्या है? कम है. तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, द साइड ऑफ द रिएक्शन वुड बी फेवर्ड. कौन सी साइड फेवर की जाएगी? 2 मार्क का सवाल आता है. पहले तो आप ये बताते हो कि प्रेशर के इंक्रीज होने से जनरली कौन सी साइड फेवर की जाती है? द साइड ऑफ द रिएक्शन would be favored which has less number of moles. What मतलब प्रेशर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ये जनरल स्टेटमेंट है कि प्रेशर इंक्रीज होने से कौन सी साइड फेवर की जाती है? जहां पर मोल्स कम हैं. फिर आप बताओगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, दैट्स व्हाई equilibrium will shift towards, इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट होगा? क्योंकि मोल्स राइट पे कम है तो इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होगा. इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. और ये वाइस वर्सा केस होता है अगर प्रेशर डिक्रीज होता तो. अगर ऐसा केस होता है दोनों साइड पे, लेट से A + B रिएक्शन हो रहा है C + D, दोनों साइड पे, यहाँ गैस है, यहाँ सॉलिड है, यहाँ गैस है, यहाँ सॉलिड है. सॉलिड के तो आप मोल्स काउंट ही नहीं करोगे. गैसेस के यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है. दोनों साइड पे अगर मोल्स इक्वल हैं, so there will be no shift on the position of equilibrium. There will be no shift on the position of equilibrium. Is it clear? Yes, sir. अब टेम्परेचर का केस डिस्कस करते हैं. टेम्परेचर के केस में लेट्स से रिएक्शन, वही रिएक्शन यूज करते हैं, N2 + 3H2, या बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो वी कैन से दैट कि इसका फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. इसका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है आपके पास? फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है. अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा आपके पास? एंडो. ओके. अब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है, टेम्परेचर के केस की बात हो रही है. लेट्स से इंक्रीज इन टेम्परेचर पे बात कर लेते हैं. डिक्रीज इन टेम्परेचर वाइस वर्सा हो जाएगा. इंक्रीज इन टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के केस में फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई whether the forward reaction is exo or endo. I'm talking about the forward reaction. हमारा अपना फोकस, आपके जो फोकस है वो एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड रिएक्शन पे होना चाहिए. तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो या एंडो है. फॉरवर्ड रिएक्शन मींस लेफ्ट टू राइट. तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाते हुए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज ज्यादा होती है. तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है तो इट्स ऑब्वियस कि एक्सो निकला है एग्जिट से, मतलब हीट रिलीज ज्यादा हुई है, तो राइट साइड पे रिलीज होगा, लेफ्ट साइड पे एब्सॉर्ब होगा. राइट साइड पे रिलीज होगा, लेफ्ट साइड पे क्या होगा आपके पास? एब्सॉर्ब. नाउ अब ये राइट रिलीज है, लेफ्ट एब्सॉर्ब है, तो हम ये कह सकते हैं
अब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज इन टेम्परेचर से आपको ये ध्यान रखना है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसको समझने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट what I prefer to explain that कि increase in temperature से आप ये समझो, if temperature is increasing it means heat gain हो रही है, heat absorb हो रही है, तो रिएक्शन उस साइड पे शिफ्ट होगा जहां पे हीट एब्जॉर्प्शन हो रही है, और हीट एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब है रिएक्शन उस साइड पे शिफ्ट होगा जहां पे एब्जॉर्प्शन हो रही है हीट की, और वो लेफ्ट साइड पे हो रही है। तो यू कैन से दैट कि दिस रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, आई एम नॉट राइटिंग इट, आई एम जस्ट डिक्टेटिंग इट, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर the side of the reaction would be favored where heat is absorbed. That's why the reaction, the forward reaction is exothermic reaction. That's why the reaction will shift towards left. That's why the reaction will shift towards left. I'm repeating it, due to increase in temperature, एक standard बना लो अपना, due to increase in temperature, the side of the reaction would be favored where heat is absorbed. Forward reaction is exothermic. That's why the reaction will shift towards left. क्योंकि absorption left पे, अगर यही केस decrease in temperature का होता, अगर यहाँ temperature decrease हो रहा होता, तो यही केस vice versa हो जाता, यहाँ पे लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, यहाँ राइट पे शिफ्ट होगा। उसका रीजन है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब है हीट रिलीज हो रही है, रिलीज हीट, रिएक्शन उस साइड पे शिफ्ट होगा जहां हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज राइट पे हो रही है तो रिएक्शन राइट पे शिफ्ट होगा। दैट्स इट। इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ द केस इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को भी समझने के लिए आसान तरीका ये है कि आप कॉन्सेंट्रेशन में एक बड़ा जनरल केस, जनरल सिचुएशन से, रियल लाइफ से समझो। अगर कोई भी शख्स किसी के करीब जा रहा है मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, उससे इंक्रीज हो रही है। आप किसी चीज के करीब जा रहे हो, इट मींस आपकी कॉन्सेंट्रेशन उस चीज से इंक्रीज हो रही है, या उस चीज की कॉन्सेंट्रेशन आपकी तरफ से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जितना आप करीब जाओगे कॉन्सेंट्रेशन उस चीज की इंक्रीज होगी। और इसका वाइस वर्सा ये, आप जितना उससे दूर जाओगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही कम होती जाएगी। रियल लाइफ में यही होता है, आप जिससे ज्यादा करीब होते हैं कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा होती है। ओके, अब होता क्या है कि अगर एक क्लास की एग्जांपल दूं, एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, उस क्लास का इक्विलिब्रियम बैलेंस है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ है। क्लास में इक्विलिब्रियम बैलेंस कब रहता है? जब एक टीचर ओवरऑल पूरी क्लास पे इक्वल कंसंट्रेशन से पढ़ा रहा है। लेकिन ड्यूरिंग द क्लास ऐसा होता है कि मेरी कंसंट्रेशन एज अ टीचर किसी स्टूडेंट पे ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट होगा कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। और जब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो इक्विलिब्रियम अपने आप को फिर से वापस से इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, बैलेंस सिचुएशन में लाने के लिए वो काम करता है जिससे कंसंट्रेशन वापस से गेन हो जाए और बैलेंस हो जाए पूरा मामला। कहने का मकसद ये है कि अगर मैंने किसी बच्चे की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ाई है जिससे क्लास का बैलेंस खराब हुआ है, तो मैं वो करूंगा कि मैं वापस से उस बच्चे से अपनी कंसंट्रेशन को क्या करूंगा? कम करूंगा। और उस बच्चे से कंसंट्रेशन कम करने के लिए मुझे उस बच्चे से दूर जाना पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझ लो, लेट से इसका एक सवाल आया था, PCl5 फास्फोरस 5 क्लोराइड, P इज फास्फोरस, 5 क्लोराइड, यहाँ पे फास्फोरस का चार्ज 5 यूज हो रहा है, PCl3 फास्फोरस 3 क्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस बनता है। ये पास पेपर क्वेश्चन है। बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, सवाल ये है, बाय इंक्रीजिंग द concentration of chlorine, what will be the effect on the position of equilibrium? पहले तो एक चीज मैं थोड़ी सी बताऊं कि अगर एक नॉर्मल रिएक्शन है A प्लस बी C प्लस डी, अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं, मैं लेफ्ट से राइट जाते हुए बात कर रहा हूं, तो जिस तरफ जा रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन उसकी इंक्रीज हो रही है। लेट से लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो C और D की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है और A और B की कम हो रही है।
बट अगर मैं बैकवर्ड की बात करूं तो बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है एंड सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. So by increasing the concentration of chlorine, what will be the effect on the position of equilibrium? Effect ये होगा कि concentration क्लोरीन की इंक्रीज की है. आप कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट आता है और रिएक्शन उस साइड पे शिफ्ट होता है जहां पे वापस से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए. तो जाहिर सी बात है, क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वापस से क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन हमें कम करनी पड़ेगी और कम करने के लिए हमें क्लोरीन से दूर जाना पड़ेगा, ना कि करीब. तो क्लोरीन से दूर जाने का मतलब है इफ क्लोरीन इज ऑन राइट हैंड साइड तो क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए हमें लेफ्ट साइड पे जाना होगा ताकि वापस से इक्विलिब्रियम बैलेंस हो जाए. तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. और कैसे? बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन के इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ. नाउ अभी हमने ये किया कि उसको वापस से मेंटेन करने के लिए क्लोरीन से रिएक्शन को दूर किया ताकि वापस से क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए. और क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए रिएक्शन को क्लोरीन से दूर करना पड़ा. दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. Is it clear? Yes, sir. लास्ट जो इफेक्ट हम डिस्कस करते हैं कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. There will be no effect on the position of equilibrium. कैटलिस्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है by lowering the activation energy, by providing an alternative pathway, but position of equilibrium पे कोई इफेक्ट नहीं करता.